वो आपको सुनाएंगे कि इमरान खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब क्या लैंड माइन्स बिछा कर गए थे। बिल्कुल यही जुमले थे। वो भी तो यही रोना रो रहे थे ना कि ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। जो मिनिमम वेज है उसको 20 से 25,000 पे लेके जाएंगे तो भी लोगों का मुश्किल गुजारा होगा। ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो वर्कर है वो भूखा मर जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। कौम के लिए एक और मुश्किल दिन था कल 15 जून का। रात की तारीकी में बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया गया, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान की गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और उसके बाद आज जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। एक बात तो गलत साबित हो गई, खुद मिफ्ता इस्माइल साहब की, जो फरमा रहे थे चंद दिन पहले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से महंगाई नहीं बढ़ती है। वो कौन सी साइंस थी, वो शायद आज समझ आई है कि जैसे पेट्रोल बढ़ेगा हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन इस मुश्किल फैसलों के साथ साथ ये बात की गई कि अब जो है वो किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो क्या अब 15 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद सूरत हाल बिल्कुल ठीक रहेगी? अब कोई नुकसान नहीं होगा, कोई चीज़ महंगी नहीं होगी, बिजली के गैस के टैरिफ में कोई इजाफा क्या नहीं होगा, और क्या अब दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी? आज इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब IMF राजी हो गया है या नहीं। और हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने के हवाले से। उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, और अमीर अब्बास साहब ने सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हमें ज्वाइन किया है। अमीर अब्बास साहब का भी शुक्रिया। उमर हयात, सबसे पहले कि अब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, मुश्किल फ़ैसलों की नवीद सुना दी गई और ये भी बता दिया गया कि अब किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि 15 जून आज लॉक 16 जून को कर दिया जाए कि कोई चीज़ अब नहीं बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं होगा, बिजली गैस के टैरिफ यहीं बरकरार रहेंगे, या माली साल ख़त्म होगा तो नए माली साल के आगाज़ 1 जुलाई में कुछ और हो सकता है? जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। और जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कल जो मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने अपना लॉस जो है वो पूरा कर दिया है, यानी जो सब्सिडीज़ थी पेट्रोलियम मसनूआत पर वो ख़त्म कर दी गई हैं। और अब 1 जुलाई को दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, और उस पर जो इजाफा होगा वो इस ज़मीन में होगा कि सबसे पहले पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होगा। और पेट्रोलियम लेवी, क्योंकि IMF के साथ जो एग्री किया है इन्होंने कि पेट्रोलियम लेवी में हम इजाफा करेंगे, और ये 30 रुपये तक पेट्रोलियम लेवी है। 750 अरब रुपए का अगले माली साल का हदफ रखा गया है इस हवाले से। तो यकीनी तौर पर उस हदफ को हासिल करना, तो उसके लिए इनको 30 रुपये जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगानी पड़ेगी। फिर जो है वो मरहलावार सेल्स टैक्स 17% जो है वो भी पेट्रोलियम मसनूआत पर लगेगा। अच्छा। तो ये इससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। और अगर इसी तरह अगर आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की या तेल की कीमत यही रही, तो फिर ये होगा कि जो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो 1 जुलाई को 265 रुपये तक पहुंच सकता है, और डीज़ल जो है वो 300 रुपये तक जो है वो पहुंच सकता है। तो ये तो बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक का आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन हैं उमर। अमीर अब्बास, तो 15 दिन के बाद तो 265, 70 और फिर डीज़ल 300। अगर सर डीज़ल 300 पे पहुंचा तो फिर वो कौन सी अमीर अब्बास साहब साइंस हो सकती है जो आयशा गौस पाशा साहबा या मिफ्ता साहब फरमा रहे थे कि महंगाई में इजाफा नहीं होगा? अभी जो है वो 30 रुपये जो है वो 30% किरायों में इजाफे कर दिए गए, बाकी चीज़ों में इजाफे हो गए, तो ये कैसे फिर चलेगी इसी तरह से मईशत? जी अमीर अब्बास। उमर, आप शायद सुन सकते हैं। अमीर अब्बास तक हम दोबारा से रब्ता करते हैं, अमीर अब्बास तक आवाज़ नहीं आ रही। उमर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, बार बार ये कहा जा रहा आज भी कि ये मुआहिदा इमरान खान साहब ने किया, इमरान खान साहब की वजह से ये मामला जो है वो हुआ और उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हुई। तो क्या ये इमरान खान साहब का मुआहिदा था कि 18 दिन में 83 रुपए बढ़ाने ज़रूरी थे इस हुकूमत को? ये
जब हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहिदा किया था IMF के साथ, और वो शौकत तरीन और रज़ा बाकर मौजूद थे उस मुआहिदे में, लेकिन उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया था, और वो रिलीफ इस ज़मन में दिया था कि उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पेट्रोल या डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका जो इम्पेक्ट है वो आवाम पर नहीं होगा। लेकिन अब आपको ये भी बता दूं कि जो पेट्रोल और डीज़ल के अलावा, यानी जो पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा बिजली की कीमत में इजाफ़ा होना है, और ये 13 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो इजाफ़ा होगा। इसमें 7 रुपये 91 पैसे जो हुकूमत ने बढ़ाए हैं, नेपरा ने जो बढ़ाए हैं, और इसके साथ साथ 5 रुपये वो जो इमरान खान ने सब्सिडी दी थी वो 13 रुपये फ़ी यूनिट, और इसके अलावा जो गैस सारिफीन हैं, गैस सारिफीन के लिए 47% गैस की कीमतों में इजाफा होगा, जिसकी समरी ओगरा ने हुकूमत को अरसाल कर दी है, और ये इजाफा भी 1 जुलाई से होगा। और फिर ये तो इजाफे हैं, यानी महंगाई है, और आपको पता है कि जब पेट्रोल, डीज़ल, गैस या बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई कितनी बढ़ती है और आवाम का उस पर क्या इम्पेक्ट होता है। लेकिन दूसरी जानिब जो लो इनकम लोग हैं, IMF कह रहा है कि उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। अब लो इनकम से के ऊपर आप महंगाई भी करेंगे, लो इनकम को टैक्स नेट में भी लाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा अमीर अब्बास, क्या प्लान आपका है सर? मोटरसाइकिल ले रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं, किस तरह से? क्योंकि पेट्रोल तो जितना महंगा, अभी उमर बता रहे हैं कि ये 1 जुलाई तक 265-70 पे जाएगा, तो अमीर अब्बास कहाँ जाके ये मामला रुकेगा? क्योंकि 18 दिन में 83 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अमीर अब्बास से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। उमर आयात हमें बता रहे। अच्छा एक चीज़ आप जो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, उस पर ख़र्च बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो फिर किस तरह से ये होगा उमर कि चीज़ें, इसका मतलब है जिस चीज़ की कीमत सादा लफ्ज़ों में बताइए कि 1000 रुपया थी, अब ट्रांसपोर्टेशन में डीज़ल की कीमत बढ़ने के बाद और टैक्स जो है वो 1 जुलाई से उसका आगाज़ होगा, उसके लगने के बाद वो आम रोज़मर्रा की अशिया 1000 रुपये वाली वो कितने में फ़रोख्त होती हुई नज़र आएगी अगर उस पर माफिया जो है वो अपने खरे नहीं करता, सादा जो महंगाई है उसमें जो है वो उस पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ रहा है। और डीज़ल क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से जो महंगाई में इजाफा है वो तकरीबन, अब ये तो 60 रुपये डीज़ल बढ़ा है और 60 रुपये पहले बढ़ा था, 120 रुपये जो है वो डीज़ल की कुल कीमत में इजाफा हुआ है। और उससे ये इम्पेक्ट पड़ेगा कि एक आम आदमी को जो वो दाल ले रहा है, जो वो घी ले रहा है, जो वो चीनी ले रहा है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो अपने जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं अपने घर के अंदर, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शिकम की आग को बुझाने के लिए वो इस्तेमाल करता है, वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। और इतनी महंगी हो जाएंगी और कुछ तो यकीनी तौर पर इसका इम्पेक्ट होगा। और फिर कुछ जो है वो मार्केट के अंदर जो इस वक्त फोर्सेस हैं वो इसको जो है वो मैनिपुलेट करेंगी और वो मज़ीद जो है वो महंगाई करेंगी। इमरान खान के दौर में हम देखते थे कि महंगाई इतनी नहीं बढ़ती थी, लेकिन जो मार्केट के अंदर फोर्सेस थी, जो माफियाज थे, वो माफिया अपने मनमाने रेट्स जो है वो मुकर्रर कर लेते थे। और फिर जब कोई उनसे सवाल पूछता तो वो कहते हैं इमरान खान महंगाई कर रहा है। तो अब भी वही माफिया, क्योंकि अब भी वो सिस्टम नहीं है कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, आपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आपने फ़ाल करना है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर रेट्स चेक करें। ये चीज़ें अब आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि इस वक्त हुकूमत हमें कहीं भी हुकूमत की अमलदारी नज़र नहीं आ रही। हुकूमत अपने मामलात सीधे करने में लगी हुई है और एक सीट की जो है वो उस पर कायम ये हुकूमत है। एक बंदा इधर हो गया, पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। वो हुकूमत बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और लेकिन अगर इस वक्त एक आम आदमी, आज मेरी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से बात हुई, मुदस्सिर, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम तो आए थे कि इमीडिएट रिलीफ लोगों को देंगे, लेकिन हम इमीडिएट रिलीफ जो है वो देने में नाकाम हुए हैं। इमीडिएट तकलीफ हुई है उमर, फौरी तौर पर जो हुई है। अमीर अब्बास साहब से मेरे ख्याल में रब्ता हमारा हो गया है, उनसे बात करते हैं। अमीर अब्बास साहब, क्या प्लान किया सर आपने? साइकिल लेना है, मोटरसाइकिल लेना है? क्योंकि गाड़ी चलाना खासा मुश्किल हो जाएगा। एक आम आदमी जो है, मिडिल क्लास है, आप हैं, हम हैं, हम तो
वो बड़ा सैलरी को चला चला के करते हैं, लेकिन जो सर गरीब आदमी है, जो रोज़ाना की दिहाड़ी है, वो मैं कल गया हूँ देखा है, वो लोग फारिग बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनका काम करने जाना है वो काम ही नहीं जब करवा रहे तो हम क्या करेंगे। तो सर किस जाने भी मईशत फिर दुरुस्त हो रही है तजुर्बाकार लोगों की टीम की? मेरा ख्याल है इन्होंने तो मुदस्सिर लोगों की हड्डियों में जो गूदा है, वो जो जिसको बोन मैरो कहते हैं, इन्होंने वो गूदा भी लोगों की हड्डियों से निकालने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब के ज़माने में जैसे बता रहे थे हमारे साथी कि महंगाई उस वक्त भी होती थी, लेकिन यानी 1.25 महीने के अरसे के अंदर आप तकरीबन 84-85 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें। उस ज़माने में तो 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से कीमत बढ़ती थी, वो भी ज़ाहिर बात है नागवार गुजरते थे। लेकिन ये तो 84-85 रुपये आपने बढ़ा दिए सिर्फ पेट्रोल के ऊपर, और डीजल पे इसके अलावा बिजली इसके अलावा महंगी आप कर चुके हैं। हाँ जी, और अभी मजीद कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी, और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो ये तो और उसको 3 गुना करके यहाँ पे हमसे खराज वसूल करेंगे। ये बुरी तरह से नाकाम हो गए। नवाज शरीफ साहब का वो बयान कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, जब इमरान खान साहब के ज़माने में कीमत बढ़ती थी तो वो कहते थे कि रात को कीमतें कौन बढ़ाता है, डाकू। हाँ, बिल्कुल सही साबित हो गया है कि रात को कीमतें डाकू ही बढ़ाते हैं नवाज शरीफ साहब। और आपने सिर्फ डाका नहीं मारा, आपने तो शबखून मारा। पहले आपने एक हुकूमत का तख्ता उल्टा, लोगों को झांसा देकर के आपके पास बड़ा अच्छा सोल्यूशन मौजूद है। अगर आपके पास कोई प्लान मौजूद होता तो इमरान खान की हुकूमत को गिराना जस्टिफाई हो सकता था। लोग भूल जाते जो हुआ सो हुआ, बिल्कुल लोग इमरान खान के साजिश के बयानी को भी बाय ना करते। लेकिन एक आपने चलती हुई हुकूमत को गिराया सिर्फ इक्तदार के लालच में, चूंकि आप बाहर जैसे मछली तड़पती है पानी से बाहर, उसी तरह आप बाहर तड़प रहे थे इक्तदार से, और आप इस पूरे निज़ाम को अपने हक में ऑर्केस्ट्रेट करना चाहते थे, इस निज़ाम को स्ट्रक्चर करना चाहते थे। लिहाजा आपने अवाम की हमदर्दी को ढाल बनाया। आपने कहा इमरान खान इक्तदार जो है वो बर्बाद कर रहा है, लेकिन अमीर अब्बास उनके लिए भी मुश्किल है ना अमीर। वो कहते हैं कि बारूदी सुरंगें हमारे लिए बिछा के गए हैं इमरान खान साहब, तो बारूदी सुरंगों का टीम को, लोगों को मालूम नहीं था कि इतनी मुश्किल हालात है? इनको सब मालूम था, ये कोई काके नहीं है। अगर वो बारूदी सुरंगें बिछाकर गया था बकौल आपके, तो उसने रखा हुआ था ना बारूदी सुरंग पे पांव, फटने देते आप बारूदी सुरंग, फटने देते ना। 3.5 साल हो गए थे, 1.5 साल बाकी थे। इमरान खान खड़ा था ना अपनी बिछाई हुई बारूदी सुरंग के ऊपर, फटने देते आप इमरान खान को। हम जानते और इमरान खान जानता, अवाम जानते और इमरान खान जानता। कोई लॉजिक ही नहीं बन रही जो कुछ इन्होंने कर दिया। मैं तो फिर कह रहा हूं कि जस्टिफाई हो सकता था इमरान खान का निकालना, बशर्ते कि ये इनके पास कोई प्लान न होता। इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। इनके पास तो देखे ना 0/0 कारकर्दगी 2 महीने में। कोई एक खैर की खबर मुदस्सिर आप सुना दें, एक खैर की खबर इस 2 महीने में जो उन्होंने कौम को दी हो। नहीं, खबर तो वो अगर खबर वो देते हैं इमरान खान के पास थी, खबर वो देते हैं, वो खैर की खबर जो है वो दे देते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कल दोपहर में ये बताया गया कि पेट्रोलियम जो समरी है उसको मुस्तरद कर दिया। मीडिया पे यह खबर बाकायदा तौर पर चली, पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोगों ने उसको रीट्वीट किया और रात गए फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। अच्छा अमीर हमारे साथ रहिएगा, मैं चाहूँगा एक शॉर्ट आपको सुनवाते, एक गुफ्तगू सुनवाते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम नून की नायब सदर हैं, उन्होंने चंद दिन पहले जब पहली बार 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा था उससे अगले दिन गुफ्तगू की थी मरी में खड़ी होकर। वो उन्होंने गुफ्तगू 30 रुपये के हवाले से क्या की है, फिर उस पर बात करते हैं। कि जब हम हुकूमत से बाहर थे तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत ICU में है, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो अरूज पे है, गरीब के पास रोटी नहीं है, गरीब के पास आटा चीनी नहीं है, मरीज़ के पास दवाई नहीं है। और वो हुकूमत इतनी बेहिस हुकूमत थी कि 4 साल उन्होंने सवाए इंतकाम के या सरकारी वसाइल अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उसके अंदर मैं अगर आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पे है, तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि इस बात में 0% एग्जैजरेशन है। IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान करके चला गया था 30 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, और IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। IMF के साथ 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने का ये बात थी, 30 रुपये, लेकिन उसके बाद फिर 30 रुपये नाज़रीन बढ़े, उसके बाद फिर कल 24 रुपये बढ़ा दिए गए। तो ये 30 फिर 24, ये कितने लंबे मामलात हैं, हम इस पर बात करें। अमीर अब्बास,
30 रुपए भी बढ़ गए, उन्होंने कहा 30 रुपए। उस वक्त भी आपको याद होगा बहुत से वुज़रा ये बात कर रहे थे 30 रुपए बढ़ाए गए, 30 रुपए। अब फिर मजीद 30 रुपए की बात हो गई है, तो ये तो फिर बढ़ता रहेगा। वो कितने के इमरान खान के गले में हाथ डालेंगे, कितना उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। हाँ देखिए, अगेन वही बात है कि अगर इमरान खान साहब ये मुआहदा करके गए थे IMF का, तो आप ना करते, फिर मुआहदा कंटिन्यू ख़त्म कर देते, आप ख़त्म कर देना। इसका मतलब है कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। IMF के साथ मुआहदा सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं किया। इमरान खान से पहले जब आपकी हुकूमत थी, आप भी IMF के पास गए, आपसे पहले पीपल्स पार्टी भी IMF के पास गई। तो IMF की तो सर्टिफिकेशन, IMF एक तरह से आपकी मईशत का करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है। वो करैक्टर सर्टिफिकेट है आपकी मईशत का। आप वो करैक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं और आप दुनिया के और इदारों के पास जाते हैं, आपकी इकोनॉमिक आउटलुक की वो सर्टिफिकेशन होती है। आप दुनिया के और मुल्क से जाके भीख मांगते हैं। आपको पेरिस क्लब से पैसा लेना है, आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है, आपको चाइना से लेना है, आपको UAE से लेना है, सऊदी अरब से लेना है। तो IMF का जो सर्टिफिकेट है, यानी IMF का प्लान का अप्रूवल का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, लिहाजा आपको दुनिया भी पैसा देती है। तो आप भी गए थे, आपसे पहले वाले भी गए थे, इमरान खान भी गया। तो इमरान खान का जाना कैसे गलत हो गया अगर आपका जाना ठीक है? अगर इमरान खान गलत मुआहदा करके गया तो आपने भी तो मुआहदे किए हुए थे ना, जो फिर इमरान खान, जब आप 2018 में 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था, आप मुदस्सिर 2 दिन के बाद यानी 19, 20 अगस्त, 21 अगस्त से अगर आप इमरान खान साहब की जो टीम थी जी हाँ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकालें, वो आपको सुनाएंगे कि इमरान खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब क्या लैंडमाइंस बिछा कर गए थे। बिल्कुल यही जुमले थे। वो भी तो यही रोना रो रहे थे ना कि ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट इतना छोड़ के गए हैं, ये ट्रेड डेफिसिट इतना छोड़ के गए, फलाना डेफिसिट इतना। उन्होंने तो पूरी मैशत सिखाई लोगों को। लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होगा कि मैशत को नवाज शरीफ छोड़ के। अब हम इमरान खान की माने या आपकी माने, किसकी माने? जिसकी भी माने, लेकिन इस वक्त जो है गरीब आवाम है ना, वो किसी की नहीं सुन रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बद्दुआएं देते हुए नजर आ रहा है और ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो आप ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि अवामी रद्द अमल जो है वो इस वक्त क्या है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे कि इस वक्त अवामी रद्द अमल वो क्या चल रहा है पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई के ऊपर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल खासी गंभीर होती नजर आ रही है, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है। एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि इस वक्त मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब जाएगी और सनती तरक्की होगी। दूसरी जानिब एक और बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है और ये अफसोस के साथ है कि इस पर सबसे कम बात हो रही है, और वो है पाकिस्तान में इस वक्त किसान की सूरत हाल। इस वक्त 264 रुपए पे पहुंच गया है डीजल, और साथ ही साथ सूरत हाल यहाँ बन गई है कि खाद में 2 से 10% तक टैक्स चला गया है। DAP हो या यूरिया खाद हो, उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। ऊपर से खुश्क साली, दरिया नहरें खुश्क होती नज़र आ रही हैं, और डीजल पे और बिजली के टैरिफ बढ़ने से अब जो ट्यूबवेल है उसका इस्तेमाल भी खासा महंगा हो गया है। मैं सूरत हाल पर दोनों पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। आमिर हयात साहब फॉर्मर हैं और को फाउंडर हैं एग्रीकल्चर रिपब्लिक के। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हामिद जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम इस वक्त टेक्सटाइल के हवाले से और ओवरऑल जो सनतों के हवाले से वो ये बात की जा रही कि अप्रैल के बाद से ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा बेहतरी हुई है, वो भी हम जान लेते हैं हामिद जमान साहब से। एप्टमा के चेयरमैन नॉर्थ के हामिद जमान साहब, आपका भी शुक्रिया। उमर हयात साहब, आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। सर, बड़ा मुश्किल हो गया है किसान का कि वो अब अगली फसल है उसके लिए सबसे पहले तो पानी का मसला है, चाहे वो बिजली के साथ ट्यूबवेल से है, वो पीटर इंजन चल रहे हैं या नहरी है, तीनों जगह महंगा है इस वक्त है। और दूसरा खाद और DAP की जो सूरत हाल है, और अब जो कीमतें बढ़ी हैं, सर फसलें कोई बिजाएगी या नहीं, या लोग तो ठेकों से भी अब भाग रहे हैं। बहुत ही, और मेरे ख्याल में शायद मुल्क का इस वक्त सबसे अहम मसला जो है उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया है, तो उसके लिए मैं किसानों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, पाकिस्तान पिछले चंद सालों में आपने ये महसूस किया होगा कि पहले तो सिर्फ केमिकल्स और खादें वगैरह इंपोर्ट करता था या मशीनरी इंपोर्ट करता था। अब हम अपनी खाने की जो गंदम तक जो है वो इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं, जो कि किसी ज़माने में
हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद। बहरान खाद का शुरू होता है लास्ट ईयर। डीएपी यकदम 4,000 रुपए से 8,000 पर पहुंचती है गंदम के राइट जब गंदम की काश्त हो रही थी। अच्छा, उसी दौरान जब डीएपी की कॉस्ट बढ़ती है तो फार्मर जो बेचारा छोटा फार्मर और मिडिल क्लास फार्मर था उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि उसने जो पिछली क्रॉप बेची थी और अपना जो सरप्लस अगली क्रॉप के लिए रखा था वो पुराने रेट्स के मुताबिक था। यूरिया अगर 1,700 रुपए की थी तो उसने अपनी 1,700 रुपए के हिसाब से सेविंग की हुई थी। डीएपी अगर 4,000 रुपए की थी तो वो 4,000 रुपए के लिए सेविंग करके बैठा हुआ था। जब इमीडिएट प्राइस इंक्रीज की तो उसका सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अब उससे क्या हुआ कि फार्मर की जो कैपेसिटी थी और कैपेबिलिटी थी डीएपी यूज करने की वो खत्म हो गई। बहुत से किसानों ने जो है वो गंदम में डीएपी यूज नहीं की, जो फास्फोरस की सबसे अहम खाद होती है। सही। जब यूरिया का टाइम आया, देखिए यूरिया खाद जो होती है वो आपको वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, जब क्योंकि प्लांट की उम्र 6 महीने होती है, 4 महीने होती है, 3 महीने होती है, तो बहुत जल्दी उसका कद बढ़ाने के लिए और उसकी वेजिटेशन ग्रोथ जो है वो करवाने के लिए यूरिया अप्लाई करवाई जाती है। अब यूरिया का रेट 1,700 रुपए से इमीडिएटली वो शॉर्ट होके वो 2400-2500 रुपए पे चला गया। ये मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बात कर रहा हूँ जब यूरिया की जरूरत। आमिर साहब एक चीज में वक्त थोड़ा सा कम हो रहा है इस वक्त, जो किसान के लिए मुश्किलात हैं, आप समझते हैं कि उसकी जानिब हुकूमत की तवज्जो है कि ये चीज़ें की जानी चाहिए? क्योंकि कल जब मैं टेक्स्ट वो देख रहा था तो मेरे लिए तो बड़ा ये ख़तरनाक था कि अब किस तरह से बिजाई होगी और किस तरह से फिर कटाई के बाद किसान जो है वो वाकई को कुछ घर ले जा सकेगा। देखिए, मैं वही आना चाह रहा था कि पहले हमने गंदम में एक डेंट ले लिया है, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप आने वाली है वो आपकी राइस की है। देखिए, मैंगो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, उसकी ग्रेन सेटिंग ठीक नहीं हुई, फ्रूट सेटिंग ठीक नहीं हुई, उसका आपको चैलेंज आएगा एक्सपोर्ट्स के अंदर। अब राइस एक ऐसी क्रॉप है जो आप एक्सपोर्ट करके अपना ज़र मुबादला कमा सकते हैं, लेकिन डीएपी की शॉर्टेज अपनी जगह पे, यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत है और यूरिया इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और आज की अखबार में मैंने पढ़ा है कि जो हमारे प्लांट्स जिनके हैं, जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने थ्रेट किया है कि हम अपने प्लांट्स बंद कर देंगे यूरिया बनाने के। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल वजीर खजाना के साथ मिलकर उन्होंने आज ये थ्रेट दिया है, तो थ्रेट किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है, कौम को दिया है, किसानों को दिया है, या हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी को दिया है? देखिए, आपने अपनी रोजी भी कमानी है, अपनी नेशन को भी फीड करना, फिर एक्सपोर्ट भी करनी है। तो अगर यही चैलेंज रहे, डीजल के, पानी का सबसे बड़ा मसला है, और अभी खाद का अगर मसला शुरू होता है, हम मजीद बात करते हैं। मैं क्योंकि सनतों का एक बड़ा हिस्सा रहा और अब हमें कुछ बड़ी अच्छी खबरें भी पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर से आई। हामिद जमान साहब हमारे साथ मौजूद है। हम साहब, उस दिन भी आपसे बात हो रही थी तो बड़ा अच्छा ग्रो आप बात कर रहे थे, लेकिन ये बजट और उसके बाद की सिचुएशन से कुछ आप मुतमईन हैं? क्योंकि अब प्राइस कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब बिजली महंगी हो जाएगी, फ्यूल महंगा हो रहा है, तो अब तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर आप कंपेटिटिव रेट हो पाएगा इस खित्ते में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो ऐसे है कि पिछली दफ़ा भी जैसे मैंने अर्ज की थी कि हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ख़ास तौर पे और जनरल इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तान में 3-4 साल से एक मोमेंटम पकड़ा हुआ था और हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पे जा रही थी। वो सबको पता है, 20 बिलियन डॉलर से ऊपर हमारी सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जा रही थी। 30 अरब डॉलर से ऊपर हमारी तमाम एक्सपोर्ट जा रही थी। तो ये बहुत अच्छी हमने एक सिम पकड़ी थी। अब पिछले 4-6 महीने से कुछ ना कुछ हमें इश्यूज आ रहे थे जो एनर्जी के और गैस की शॉर्टेज के, लेकिन पिछले 2-3 महीने में बहुत सिवियर हो गई कि हमें बिजली और गैस सारी चीजें शॉर्ट हो गई। तो अब ये जो प्राइस हाइक है, बिजली भी बढ़ गई है, तो एज एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री हमें हुकूमत ने ये एक वादा किया है और अगले हफ्ते फिर से मीटिंग होगी। उन्होंने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया है कि जो हमें रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ दे रहे थे, ये सारा हमने ग्रोथ की ऑन रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ, ताकि हम दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर सकें। हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है। अब अगले हफ्ते मीटिंग करेंगे तो उससे बात होगी, लेकिन ये सिर्फ बिजली तो नहीं है ना जी। आपका डॉलर चला गया 207-8 पे, आपका इंटरेस्ट रेट चला गया 17-18% पे, आपकी ये सारी कॉस्ट बढ़ गई है। आपके 208 पे डॉलर के हिसाब से जब आप डाई और केमिकल्स और सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे
और जो आपकी यहाँ महंगाई हो रही है, आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40, 50, 60, 70% ऊपर चली जाएंगी। आपको कपड़ा लाहौर से कराची या जहां भी आप हैं वहां से कराची पहुंचाना एक्सपोर्ट के लिए वो महंगा हो जाएगा। फिर आप कम से कम अपने जो मिनिमम वेज है उसको 20 से 25 हजार पे लेके जाएंगे तो भी लोगों का मुश्किल गुजारा होगा। ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो वर्कर है वो भूखा मर जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी लेबर कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, हमारी इंपोर्टिंग कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर चली गई है। तो ये सारी चीजें मिला के बिजली तो जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है, अगर उन्हें देते रहे आजकल थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन 2-3 हफ्ते तो बिजली ने इतना तंग किया, दिन में 30 मरतबा ट्रिपिंग हो रही थी। तो हमें अच्छा आमिर साहब एक चीज मैं और यहाँ पर अर्ज करना, देखिए आप खुद चेयरमैन हैं एप्टमा में, बहुत ज़्यादा मजदूर और छोटा मजदूर जो है वो आपके साथ काम कर रहा है। जहाँ पर यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, वहीं पर जहाँ हुकूमत जो है वो तनख्वाहों में इजाफा कर रही है, हमारी तो रिक्वेस्ट है कि ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कम से कम वो 15 या 20 नहीं है तो 10% का जो इजाफा तो वो ज़रूर किया जाए। तो इस जानिब भी आपकी एसोसिएशन, आप लोग जो है वो जहाँ इतना मुनाफा हुआ है पिछले 1 साल में, वहाँ आपने तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, सैलरीज लोगों की बेहतर की। हमारी जो गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर थे उनसे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई थी और हम एप्टमा की डिलेगेशन लेके गए थे और हमने खुद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सजेस्ट था कि हमने अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं और महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम 20 से 25 हजार पे ले जाएंगे और हम रेकमेंड भी करते हैं कि आप मिनिमम वेजेस को 25 हजार पे ले जाएं। सही, चलिए ये तो बड़ा अच्छा मामला है और मेरा ख्याल है इसी को चीज़ों को थोड़ा आगे भी बढ़ाया जाए। अमीर अब्बास साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि किसानों के मसाइल हैं, सनतों में जो अगले आने वाले वक्त में ये मामला होगा, तो अमीर अब्बास बहुत खौफ सा आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या बनने जा रही है। जी एक तो जाहिर बात है इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में है नहीं मुदस्सर, ना हमारी कोई हाईटेक एक्सपोर्ट है, ना हम दुनिया को जहाज़ बना के बेचते हैं, ना हम ट्रेन बना के बेचते हैं, ना हमारे पास कोई माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक जैसी कंपनियां हैं। ले दे के पाकिस्तान के पास एक ज़राअत थी जिससे हम कम से कम अपने हैसियत में हमें खुद कफ़ील होना चाहिए था, और अगर कुछ सरप्लस है तो हम उसको एक्सपोर्ट करके। आज देखें यूक्रेन जो है वो दुनिया को बार बार जब से क्राइसिस शुरू हुआ फरवरी में, बिल्कुल वो याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा वीट एक्सपोर्टर था। तो अगर यूक्रेन जैसा मुल्क वीट एक्सपोर्ट कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं वीट, राइस, कॉटन ये चीज़ें एक्सपोर्ट सरप्लस में जाके कर सकता। सो एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन थी, अब तो वैसे ही हर तरह की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, तो इसकी हैसियत क्या बाकी रह जाएगी एग्रीकल्चर की। तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए था, नहीं किया। ये जो हुकूमत है PMLN की, इसके बारे में तो वैसे भी तासुर है कि ये प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हुकूमत होती है, ये एग्रीकल्चरिस्ट के लिए इतना काम नहीं करती। पीपल्स पार्टी के बारे में ये तासुर रहा है कि वो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाती है, प्रो एग्रीकल्चर और प्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज़ इतनी नहीं होती। अब ये दोनों पावर में है तो अब इंडस्ट्री भी ग्रो करनी चाहिए और एग्रीकल्चर भी ग्रो करना चाहिए। ये ख्वाहिश क्या ग्रो कर रहा है? बड़ी अच्छी है, ख्वाहिश बड़ी अच्छी है अमीर अब्बास। अच्छा, मैं वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं एक चीज़ यहाँ पर आमिर साहब आपसे, आमिर हयात साहब, ये आमिर साहब क्या वजह है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि किसान की कुछ सुनने वाली हुकूमत हो, और कुछ लग रहा है कि कुछ इस बजट के बाद को किसान के लिए भी है या मजीद मुश्किल है, जैसे हमने पहले भी देखा है मुश्किलात में किसान? देखें, प्रॉब्लम तो यही है ना कि जो असल किसान है उसको आप तो बुला लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उस पॉलिसी टेबल तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस पॉलिसी टेबल के ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमारे मसाइल भी कोई नहीं समझ सकता जब तक आप फार्मर के मसाइल नहीं समझेंगे। देखें, आज का जो चैलेंज है, जिस तरह अभी अब्बास साहब डिस्कस कर रहे थे, हमारा आने वाला चैलेंज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन और जदीद प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर है। बिल्कुल, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत अच्छे हैं, हमारा किसान बड़ा मेहनती, हमारी जमीन बहुत अच्छी है। ये जितनी एग्जिस्टिंग खाद है, इसी को प्रॉपर यूटिलाइज करके सिर्फ फार्मर को डिजिटल टूल, अवेयरनेस और थोड़ी सी एक्सेस देनी है रिसोर्सेज की तरफ।
अदरवाइज ये कोई बड़ा मसला नहीं लेकिन है। उस जानिब जो है वो तवज्जो नहीं है आमिर के, इस जानिब तवज्जो दी जा सके और कुछ हो सके। वक्त खत्म हो रहा है। मैं यकीनन ये बड़ा एक अच्छा मामला है, क्योंकि अमीर अब्बास साहब को हम दोबारा से दावत देंगे। उन्होंने बड़ा तफसील से प्रोग्राम माजी में किए हुए हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सिचुएशन पर भी। आमिर साहब आपको भी दावत देंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हामिद जमान साहब का, उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों अहबाब का शुक्रिया। और एक बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मईशत का है। दावा हुकूमत करती है कि बेहतर होगा, लेकिन हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे या नहीं, आप बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।